हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीटेट 2011 के जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, शुरुआत से 2011 से जो पेपर थे 2023 तक, जो अब अभी अगस्त में पेपर हुआ है, यहाँ तक हम कंप्लीट लेकर आएंगे, पूरे बेसिक से लेकर के पूरा 2011 से लेकर 2023 तक। ठीक है, उसके साथ साथ पूरा जो भी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हैं उसको भी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती है, अगर किसी थ्योरी की वीडियो डाली जाए तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस ही करते हैं। प्रैक्टिस सेट, क्योंकि सभी बच्चे ज़्यादातर यानी जो भी अभ्यर्थी हैं वो सभी ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनको प्रैक्टिस सेट दिया जाए, वो पढ़ाई अपने खुद से कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, आप अगर सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ रहे हैं और केवल प्रैक्टिस सेट करके जा रहे हैं तो जान लेना कि बहुत ही प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। अभी का जो रिजल्ट आया आपने देखा होगा, यही जब प्रैक्टिस सेट करके गए हैं सभी। प्रैक्टिस सेट करने से कुछ नहीं होगा, पहले आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो अभ्यर्थी नए हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो पहले सिलेबस पढ़िए फिर प्रैक्टिस सेट करिए। आप देखना है तो थोड़ा सा देख लीजिए, आइडिया एक तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम नई सिलेबस कवर किया है, पहले सिलेबस करिए फिर प्रैक्टिस सेट करने स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मैं एकदम 2011 से लेकर के पूरा 2023 तक के पूरे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मैं बता दूं, थोड़ा सा सीरियसली अगर रहोगे ना, एक बार आप सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए और जितने प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं सभी बना लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 ना, तो आपका 100% आपका मार्क्स जो रहेगा वो 110 के आसपास या 90 प्लस तो एकदम ज़रूर हो जाएगा, अगर सारे पेपर बस बना लेते हो। लेकिन थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान रखते हुए, थोड़ा समझ करके, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन ही बना लिए तो बस उससे रटना नहीं है। पहले जो मेन पॉइंट है उनको समझिए, जैसे कि जो जिन प्याजे वाली थ्योरी है, वाइगोत्स्की का है, फिर उसके बाद मूल्यांकन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, फिर उसके बाद हिंदी की जो पेडागॉजी आती है सबसे आसान, संस्कृत ले रहे हो तो संस्कृत की पेडागॉजी, इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश की, इन सब चीज़ों को पहले सीखो कैसे करते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट अगर ये सारे बना लेते हो ना, तो आपके आराम से 100 प्लस हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, 90 तो बात छोड़ो, 100 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। और हाँ, सिलेबस अगर किसी को चाहिए तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले की वीडियो में दिया है सिलेबस पूरा, वहाँ पे आप टेलीग्राम लिंक भी दिया है इससे पहले वाली वीडियो में, आप वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बातें बहुत हो गई फालतू की, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास व शिक्षण शास्त्र सीटेट 2011 पेपर 1 में जो आए हुए थे, इसके साथ साथ मैं सारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डिस्कस करूँगा। और याद रखना, पेडागॉजी पेपर 1 और पेपर 2 का मतलब नहीं रहता, दोनों में एक जैसी पेडागॉजी आती है। थोड़ा सा पेपर 1 में हल्का पुल्का चेंजेस थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब वही रहता है। टफ पेपर 2 में थोड़ा टफ कर देता है, पेपर 1 में हल्का सा नॉर्मल रहता है। लेकिन याद रखना, इस पेपर ऐसा आ रहा है ना कि दोनों ही बहुत ही अच्छे खासे आ रहे हैं। अभी देखा होगा रिजल्ट कैसा रहा है, पेपर 2 में 1 लाख लोग पास हुए हैं और उसमें लगभग 3 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास पास हुए हैं बस। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, बहुत समझ के देखिए। एक क्वेश्चन पेडागॉजी करिए, उस 5 सब्जेक्ट में काम आएगी आपके, मैं बता रहा हूँ। पेडागॉजी इस तरीके से पढ़ना, आप चाहे 5 क्वेश्चन करो, वो 5 क्वेश्चन बहुत समझ के करो तो 5 सब्जेक्ट में आपको काम देगी। हिंदी जो 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 5 में आपको वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है पेडागॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो पाठचर्या शब्द है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया और चौथा है कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, विद्यालय या संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, पाठचर्या का मतलब हो गया विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर,
शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। जो बोला गया है कि जो छोटी क्लास होती है उसमें जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पे आधारित होती है, ठीक है। तो देखिए शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद दिया गया है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ये थोड़ा बहुत ठीक है, दोनों ऑप्शन हल्का हल्का ठीक है, लेकिन यहाँ पे विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सीटेट यही तो बोलता है कि देखिए देगा वो ऑप्शन ऐसे कि आपको लगेगा कि सभी मतलब लगभग ठीक ठाक सभी आंसर लगते हैं कि सभी आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कुछ अलग ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चों को जैसे खेल कूद सिखाया जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि शारीरिक शिक्षा के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन है उसका। फिर शिक्षण पद्धतियों के साथ कुछ खेल कूद कराया जाता है तो ये भी है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना ये आपका कौन सा है, ये थर्ड है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, विकास, बच्चों का विकास भी होना चाहिए और वृद्धि भी होनी चाहिए कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के करना है पूरा। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। अतीत का मतलब समझ सकते हो जो बीत चुका है उसको, मतलब एक बच्चा है जो अतीत की समान परिस्थितियों में, मतलब कि जैसे जो चीज़ें उसके साथ बीती थी पहले उसका प्रयोग करते हुए जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो इस क्रिया में वो किस अनुक्रिया का मतलब कौन सी स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहा है यानी कार्य कर रहा है। तो सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और सीखने का तत्परता नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। थर्ड का क्या हो जाएगा, सेकेंड, सीखने का प्रभाव नियम। तो याद रखिएगा, देख रहे हैं इसी तरीके से सेम पैरालॉजी इस टाइम भी यही सब चीज़ें चल रही हैं, ओके। जो भी पेपर आ रहे हैं इसी तरीके से। अब डिसलेक्सिया बदल थोड़ी जाएगा इस टाइम। यहाँ पे देखिए बोला गया है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार होता है, ठीक है, और गणितीय विकार होता है डिसकैलकुलिया, ठीक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये बहुत ही ये समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जैसे कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब जैसे कोई कम सुन सकता है या देख सकता है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में और विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे आप सोचेंगे कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसको विशेष विद्यालय में भेज दिया जाए और बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा मतलब कुछ उन बच्चों को अलग से सिखाया जाए, और फिर या फिर बोल सकते हैं कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के था। ये दो ऑप्शन आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, या विशेष विद्यालय ये भी ठीक लग रहा है, विशेष विद्यालय होना चाहिए उनके। तो याद रखिएगा समावेशी शिक्षा ये बोलता है कि चाहे कोई ऐसा भी बच्चा हो, उसे कम सुनाई दे रहा हो या कम दिखाई दे रहा हो या जो भी चीज़ें हैं, उसे सभी सामान्य बच्चों के साथ ही आपको क्लास करानी है यानी कि पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आपको लगेगा इन तीनों में से आप ये सेकंड मार के आ जाओगे, ठीक है। तो बहुत समझ के समावेशी शिक्षा क्या है इसको बढ़िया से पढ़िएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा का, उसका पार्ट ही डिवाइड है 5 नंबर का, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो ऑप्शन एक नीचे रह जाएगा, थोड़ा बाद में देख लेंगे। इसमें दिया गया आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश दिया गया, प्रति सचेत होना चाहिए, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए जब भी आप आकलन कर रहे हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए आप कह रहे हैं किसके लिए सचेत रहेंगे, तो यहाँ पे विद्यार्थियों को बुद्धिमान बनाना या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, प्रतिभाशाली
होने का संकेत नहीं है। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में निगेटिव बोला जाता है तो ध्यान रखिएगा। सृजनात्मक विचार, ये तो है प्रतिभाशाली होना। दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये नहीं है। अभिव्यक्ति की नवीनता, ये प्रतिभाशाली का गुण है। जिज्ञासा, ये भी है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो दूसरों के साथ अगर झगड़ा कर रहे हो तो ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। इसमें दिया गया है कोहलबर का, यहाँ पे देखिए, नहीं कोहलबर का नहीं है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। एक स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा जा रहा है कि ये श्रेय मतलब किसने कहा है, तो पियाजे, पैवलॉव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो ये कहा था जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे के बारे में अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ी है पहले। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में भी थ्योरी भी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही। ठीक है, 1 बाय 1 जितने भी साइंटिस्ट थे। कतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऐसा नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। यहाँ पे कतिका नाम था या कृतिका था, ऐसे देख लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, या कतिका ही होगा। कतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी ऐसा नहीं, किसी को अपना घर क्यों नहीं पसंद होगा भाई। फिर उसके बाद है यहाँ पे कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सबसे, जैसे बच्चे को जहाँ पे आप मान्यता देंगे तो बच्चा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है और मतलब पूछने की भी कोशिश करता है। तो राइट आंसर 4th हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 4th, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, मोटिवेशन का है। अभिप्रेरणा बहुत, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर रहता है इससे। तो ये सिंपल आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, वो क्या करता है आपके साथ, मतलब आपके अंदर क्या एक्टिविटी करता है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है, ऐसा भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक नई दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाती है, थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन एक ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 4th, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है, अगर किसी को, जैसे आप अच्छी बात है या मोटिवेशन वीडियो देख लिए या मोटिवेशन की बातें कहीं से सुनते हो, तो आपके अंदर एक रुचि पैदा हो जाती है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 4th हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि सीटेट, ये सभी पेपर 2011 के ही, आपको पता ही है। सीखना समृद्ध हो सकता है वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थियों के एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें और कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा सा सीटेट का अगर देखा जाए तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा लेंदी मिले और सबसे बड़ा ऑप्शन हो ना, अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा। ज़्यादातर देखा जाएगा ना तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो होता है वहाँ पे सही माना जाता है। ठीक है, सही भी रहता है। अगर नहीं आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, तुक्का के ज़्यादा चक्कर में मत रहना, नहीं फेल ही हो जाओगे, तुक्का कुछ नहीं काम करता। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन से सीखने की प्रक्रिया की विशेषता कौन सी नहीं है? शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, थोड़ा सा बेहतर है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। फिर इसके बाद अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता, अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये हमें लग रहा था कि सीखने की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता है, यहाँ पे बोला है नहीं है। तो यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र, ऐसे बोल रहा है कि एक ही, क्या आप शैक्षणिक संस्थान जहाँ पढ़ने जाते हो बस वहीं सीखते हो? घर पे माता पिता के द्वारा कहीं आप जा आ रहे हो, हर चीज़ सीखते हो ना। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट
इसमें दिया गया है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने के लिए छूट, यहाँ पे छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है इसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, और लास्ट है कि के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो व्यवहार से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है कि बच्चे के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करें जैसे सभी बच्चों के साथ करते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी के बच्चे को कोई दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सीडी होती है जैसे श्रव्य सीडी साधन होता है उसका यूज़ करके बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीख सके। ठीक है, याद रखना है सीटेट का पेपर बच्चों को लेके ही चलना है, बच्चों को प्राथमिकता देनी है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही निकलता जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको बच्चों को देनी है। ठीक है, 15 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तीसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो होता है कि शिक्षक के अंदर धैर्य और दृढ़ता। जैसे कोई बच्चा आप पढ़ाने जा रहे हो, एक दिन नहीं सीखा, 2 दिन सीखा, आप उसको मारना पीटना निकाल देंगे स्कूल से, बच्चे को ले जाइए, आपका बच्चा सीख नहीं, आप एकदम परेशान हो जा रहे हो। तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए। समय थोड़ा टाइम दीजिए, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, तो बच्चा धीरे धीरे सीखेगा ना। तो इसलिए आपको दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ता की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं में। ठीक है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। असंवेदी मतलब जो बच्चा शुरुआत 0 से 2 वर्ष वाली अवस्था होती है। औपचारिक उसके बाद 2 से जो भी रहती है 7 तक लगभग। पूर्व संक्रियात्मक 7 से लगभग आगे की रहती है। और मतलब जो यहाँ पे इसकी बात कर रही है वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना, तो उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब आपके सामने अगर कोई मूर्ति यानी कि ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके बारे में आप सोच करके बता सकते हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एज से देख लेना आप लोग, एज थोड़ा सा मतलब जैसे शुरू में 0 से 2 वर्ष रहता है, 2 से शायद 6 या 7 ऐसे इस तरीके से डिवाइड रहता है। ठीक है, जब क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर ऑप्शन दिखाता हूँ। इसमें दिया गया है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो एक शिक्षक क्या है, लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। ठीक है, कहीं भी बैठ जाओ आप। और उसके बाद कहता है कि कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और कुछ चर्चा करते हैं, यानी कि आपस में बातचीत करते हैं, सामूहिक पठन जिसे बोलते हैं। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ रहे हैं। तो एक अभिभावक होता है जो देखता है ऐसी एक्टिविटी को, तो बोलता है कि उसे पसंद नहीं आता। तो इन सब निपटने के लिए सबसे बेहतर तरीका अभिभावक के लिए पूछ रहा है कि अभिभावक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पहला दिया गया है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य के शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य के अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। फिर थर्ड है अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। एक और है, देख लेते हैं। फिर चौथा है अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि टीचर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये सब जो प्रोसेस होते हैं और टीचिंग मेथड होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे माइक्रो टीचिंग है या ग्रुप डिस्कशन है, इन सब बच्चों को पढ़ाने का तरीका है। टीचर को ऊपर भरोसा पेरेंट्स को रखना चाहिए कि टीचर जो भी एक्टिविटी करा रहा है या बच्चों को पढ़ा रहा है वो तरीका बेहतर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टेल्डवाल सिद्धांतवादी, पावलाव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा
गेस्टाल्टवाद जो थे, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो लोग थे, उन्होंने सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का बढ़ावा किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा दी गई थी? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 4 अवस्थाएं जो दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो 20 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, किशोरावस्था। फिर इसके बाद बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, अग्रोमुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो माता पिता की जो भूमिका होती है वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है, इधर के क्वेश्चन आसान है। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? मतलब संज्ञात्मक विकास ज़्यादा अच्छे से बच्चे का हो सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय व कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, विद्यालय व कक्षा पर्यावरण। ठीक, नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण पूछ रहा है, नहीं है। फिर वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेरण करने की क्षमता रखता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, समायोजित कर सकता है। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की जो क्षमता होती है वो बुद्धिमान होने की नहीं होती, वो तो रट्टू तोता होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको हर चीज़ समझ के करना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक, यहाँ पे दिया है को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब होता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और सान्निध्य संगीति की आवश्यकता। तो यहाँ पे जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का साथ संबंध नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि मन का मानचित्र संबंधित है बोझ पढ़ाने की तकनीक से, बोध और यानी समझ, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाने का संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा आगे देखते हैं। महंगी और चमत्कार सामग्री का प्रयोग करना, ऐसे जरूरी नहीं है। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना ही ठीक लग रहा है। कहानी के अत्यंत का प्रयोग करना। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अक्षमता के अनुसार, जैसे जो बच्चे में प्रॉब्लम है उसके अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके उसे पढ़ाना। ठीक, नेक्स्ट, फिर इसके बाद है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तार्किक चिंतन। और किस अवस्था में? अमूर्त। अमूर्त का मतलब समझ रहे हो ना, कि बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी अवस्था होती है? ठीक है, तो 29 राइट आंसर होता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा मतलब कह रहा है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है 11 से ऊपर वाली। ठीक है, इसमें बच्चा मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे तो उसके सामने तब भी वो उसके बारे में बता सकता है। ठीक,
ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी सृजनात्मकता के लिए कौन सा सही है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, और सॉरी ये थोड़ा सा लाइनिंग हो गई। इसके बाद है यहाँ पे फिर आगे दिया गया है विद्यार्थी के जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, विद्यार्थियों के अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, तो चौथा तो बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ये मुझे आई थिंक सबसे बेस्ट लग रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये है सीटेट 2011 के सभी सीडीपी के पेपर। इस तरीके से सारे सीडीपी के पहले कराएंगे, उसके तरीके से आगे 1 बाय 1 जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की आपके 2011 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर डिस्कस करूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो मेन टॉपिक है उन सभी को डिस्कस करूंगा। तो इसको इस तरीके से आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। ये कंटेंट कैसा लगा इसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा सा साइज बड़ी हो गई है, आपको कैसा लग रहा है, ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है, इसकी साइज़ मैं कम कर दूँ या इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले सभी सीटेट जितने भी पेपर हैं 2011 से 23 तक सभी की यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।